अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं शराज हसनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में। तकरीबन 25 घंटे कबल क़यामत सूगरा बर्पा हुई थी इसी पार्क में, जहां ईस्टर के मौके पे ये जो चिल्ड्रन पार्क आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद थे, जिनको एक दहशतगर्द ने आके निशाना बनाया। और इस खौफनाक खुदकुश धमाके के नतीजे में अब तक जो इतलात आखिरी हमारे पास आई थी उसके मुताबिक 72 अफराद जो हैं वो अपनी जान खो बैठे हैं, जिनमें तकरीबन 29 बच्चे हैं और बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं। जबकि अब भी जहां बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ज़ख्मियों को अस्पतालों से फारिग किया जा चुका है, वहाँ पे ऐसे ज़ख्मी भी मौजूद हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इस वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस पार्क को अपनी तहवील में ले लिया है, बिल्कुल सील कर दिया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं और इस सानिए में जान फ़ानी करने वाले लोगों के लिए उन्होंने शमें रोशन की हैं, बैनर लगाया गया है, अपनी अपनी जो कुछ प्ले कार्ड्स हैं वो यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें वो यही बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अमन का वसीला हैं। और इस खौफनाक साने के बाद एक बार फिर से ये बात मंजर आम पर आ गई है, ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है कि बिल्कुल हम भूले नहीं हैं उन लोगों को, उन शोहदा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मादरे वतन के लिए। इस धमाके की ज़िम्मेदारी जो बैंड तरीके तालिबान है उसके एक ग्रुप जमात उल अहरार ने कबूल कर ली है। एक तस्वीर भी उन्होंने सुसाइडर की दे दी है। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो जारी हैं, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, मगर मैं आपको पहले थोड़ा सा इस पार्क का महल को कर दूँ। ये बिल्कुल मेरे सामने गेट नंबर 5 है, ये मेन एंट्रेंस है इस गुलशन इकबाल पार्क की। यहाँ से वो सुसाइडर एंटर हुआ और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सिक्योरिटी के, मगर वो दावे कहीं पे नज़र नहीं आए। ये वो सारा इलाका है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो था, और इस पार्क में एक भी सिक्योरिटी कैमरा मेन गेट पे नहीं था। ईस्टर का त्यौहार था, इसके साथ साथ छुट्टी का दिन था। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कमसन बच्चे जो थे मौजूद थे। ये सारे का सारा एरिया जो है, ये पीछे आप देख सकते हैं जंपिंग कैसल है, राइड्स हैं, दूसरे सारे कुछ। और बिल्कुल ये जो बार्ब्ड वायर लगी हुई है, इसके पीछे यहाँ पे खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया। बहुत रश था यहाँ पे। जो यानी शाहिदीन से कुछ हमारी हॉस्पिटल में बात थी, उनका कहना था कि बहुत रश था और उन्हें तो शुरू में समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है और किस तरह धमाका हुआ है। आमतौर पे इब्तदाई तौर पे जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल साथ चूँकि कैंटीन थी, वो ये समझते रहे कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट है। मगर जब करीब पड़े ज़ख्मियों को और लाशों को देखा तो फिर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ क्या हो चुका हुआ है। बहरहाल तफ्तीश जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस सानिए के बाद, इस वाक़े के बाद एक बार फिर हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सिक्योरिटी के, और ख़ास तौर पे लाहौर के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, एक मौका था, एक त्यौहार था, इसके हवाले से सिक्योरिटी अलर्ट भी इशू किया गया था कि कोई ना कोई सानिया रोनमा हो सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली इससे नहीं हो सका। हमारे जो नुमाइंदे हैं अब्बास हैदर, वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है और मैं अब्बास से जानूंगा। अब्बास थ्रू आउट उन रिपोर्टर्स में थे जो सबसे पहले इस जाए वक़ुआ पर पहुँचे, क्या सूरत हाल थी वो इनसे जानेंगे और साथ जानेंगे अब तक की तफ्तीश की। अब्बास, मुझे बताइएगा कि इसके थ्रेट अलर्ट भी इशू किए गए हुए थे और बड़े बड़े दावे किए गए लाहौर पुलिस ने कि जनाब हमने कंप्यूटराइज प्लान बना लिया, हमने सिक्योरिटी कैमरे लगा लिए, हमने सारा उसको पूरे लाहौर को हमने सील्ड पैक कर दिया। मगर किस तरह खुदकुश हमलावर यहाँ पे आ गया और उसकी जो एक यूसुफ नाम के बंदे का कल शनाख्ती कार्ड भी जारी किए गए, मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला है, कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। जो इन्होंने स्केच इशू किया वो और था, यूसुफ और था, बाकी जो सुसाइडर का चेहरा बना के सामने लाया गया वो और था। तो रियलिटीज़ क्या है एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन की, पहले ये बताएं। जी शराज, बात इस तरह है कि मैं आपको पहले इस पार्क के मतलब को बताता चलूँ कि तकरीबन 5 गेट हैं यहाँ पर, और तकरीबन आपने मेन गेट देखा है कि मेन गेट पर ना तो लाइट थी। मेन मसला जो सबसे ज़्यादा है कि इतवार का रोज़ था, ईस्टर था, मुकम्मल तौर पे इतना ज़्यादा रश होता है, बाहर बाइक्स भी खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, सिक्योरिटी के सिर्फ 3 से 4 लोग खड़े होते हैं। तो कल भी यही सूरत हाल थी, ईस्टर था और लोगों की एक ये वो जगह है जहाँ पर इकबाल पार्क में हर शख्स जब आता है तो वो इन झूलों की तरफ आता है अपने बच्चों को लेकर, और कल भी उस वक्त यही थी सिचुएशन। और यहाँ गहमा गहमी होती है, और अगर आप ये पीछे देख सकें तो ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर बच्चे वालिदैन के साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े होते हैं। ये मेन जगह है, बिल्कुल ये अब्बास ये मेन जगह है। हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन पे सीनियर तजज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर नज़ीर मोहम्मद, रिटायर्ड ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ये जिस तरफ एक बार फिर मुल्क जा रहा है, सानियात पे सानियात रोनमा होते जाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि APS जैसे सानियात से बचा जा सके, मगर उसके बाद टेररिस्ट जो हैं वो ये मासूम और नहत्ते लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। और ख़ास तौर पे दावा ये किया जाता है कि ईस्टर था तो शायद अक़लियती लोग ज़्यादा होंगे, मगर जो ओवरऑल फिगर सामने है उनमें ज़्यादा तादाद तो मुसलमानों की है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि टेररिस्ट का क्या जो मेन सिक्योरिटी इदारे हैं, जब उन पर फेल हो चुके हैं, उनकी सिक्योरिटी बीफ हो चुकी है, तो क्या अब उनके जो टारगेट्स हैं वो ये नहत्ते लोग हैं?
ये यकीनन वो तो इसमें कोई फर्क नहीं करते कि भाई ये निहत्था है या यही मोर्चा बंद है या सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, क्योंकि उन्होंने इस बात को इसलिए जो मेरा तजिया है वो ये इसलिए निशाना बनाया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो बहुत सारे लोगों को निशाना बनाना चाहते थे ताकि पूरे पाकिस्तान में एक गम की, एक खौफ हरास की एक लहर उठे और इसमें मासूम जाने भी, बच्चे भी, सब भी। तो एक इनडिस्क्रिमिनेट अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट किया और उससे बड़ी सुर्खियां बनी, पूरा मीडिया लगा हुआ है। और ये मेरे ख्याल में पंजाब के लिए एपीएस पेशावर के वाक़े से कम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इसमें पॉजिटिव चीज ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से एपीएस पेशावर के वाक़े के बाद एक मुत्तहिद, एक नेशनल एक्शन प्लान सामने आया, तो इसी तरीके से इस वाक़े के बाद अब पंजाब में जो मतलब है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे और उसको रेंजर्स और आर्मी लीड करेंगे, उसमें पुलिस शामिल नहीं होगा, इसलिए कि पहले भी जितने ऑपरेशन हुए हैं उसमें जो केसेस हैं या जो लोग पकड़े गए वो बहुत कम थे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन के पीछे 4 आदमी पकड़े जाते हैं, जबकि यहाँ पर 4 ऑपरेशन के पीछे 1 आदमी पकड़ा जाता था। तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, या वहां पर इंटेलिजेंस को शेयर किया जाता था, या पॉलिटिसाइज हो चुका है हमारे कुछ इदारे, कुछ जो पुलिस के स्पेशली हमारे जो लोग हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में जो अब लाए अमल इख्तियार किया गया, ये पंजाब के लिए वही एपीएस वाले के बाद का कि अब देरा ये दुरुस्त है, अब बाकायदा फौज और रेंजर्स मिलकर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे और रात से वो शुरू हुए इजलास हुए हैं, फौरी तौर पे जो है पॉलिसीज नई मुरतब कर ली गई हैं, कहा यह जा रहा है कि क्रैक डाउन किया जाएगा। पंजाब में इससे पहले भी बहुत ये कहा जाता है कि जो सदर्न पंजाब है ख़ास तौर पे वो इस तरह की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक हब है और वहाँ पे ऑपरेशन की बहुत देर से डिमांड की जा रही थी। अब ये फैसला आला सतह के इजलास में भी कर लिया गया और बल्कि जो सदर्न पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया। आप इसको किस तरह मौसर समझते हैं और किस तरह जानते हैं कि जो सदर्न पंजाब है उसका इन टेररिस्ट लिंक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लिंकेज है, ये क्रैकडाउन कितना हद तक उसको सबोटाज कर सकेगा? लिया जाए और जिस पर पूरा कौम जो है एक हिजानी किफियत से और लोगों का एतमाद जो है सिक्योरिटी इदारों से और हुकूमत से हट जाए और उठ जाए, तो इसलिए वो इस किस्म के टारगेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर इस किस्म के हमले कर लेते हैं। और अगली बात ये है कि जब ये खुदकश हमलावर होता है तो खुदकश के लिए ये कोई मानी नहीं रखता कि वो एक मोर्चे के खिलाफ जा रहा है या वो आम लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुका होता है। उसको एक किस्म का जो तैयार किया होता है कि वो ऐसा हदफ लगाए और ऐसी जगह पर जाए ताकि वो उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। और वो जो उनको हैंडलर होते हैं या खुदकार होते हैं या पीछे जो उनका हाथ होता है, उन्होंने पहले से वो रिकी की होती है, प्लानिंग की होती है। और ये ईस्टर का दिन, फिर छुट्टी का दिन, तो जाहिर है कि इस पार्क में, बाल पार्क में इस दिन ज्यादा लोग थे और मुख्तलिफ ये सिर्फ नहीं था कि वहां पर क्रिश्चियन बरादरी होगी। अच्छा अब्बास, आप बता रहे थे सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे क्या थे और फिर उनके बाद क्या बना? जी, उसके बाद जैसा कि क्योंकि 6:40 से 45 मिनट के दरमियान जो है ये कहा जा रहा है कि वो जो शख्स है वो अंदर दाखिल हुआ और ये मेन जगह थी, बड़ा सॉफ्ट टारगेट है शराज ये जगह। अगर आप देख सके तो गेट से इसका फासला तकरीबन चंद गज का है। और उसके बाद जो है ये शख्स अंदर दाखिल होकर इसने अपने आप को धमाके से उड़ाया। उस वक्त यहाँ पर इस जगह पर जो है खवातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 जो लोग हैं वो मौके पर मैंने देखे जो शदीद जख्मी थे, जिनको उसको एम्बुलेंसेज यहाँ पहुँचना शुरू हुई। लेकिन सिक्योरिटी इकबाल टाउन थाना जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन इकबाल टाउन थाने से पुलिस जो है उसने भी आने में देर लगाई, जबकि दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी बहुत देर से यहाँ पर पहुंचे। हम ये देखते रहे जो फुटेज हमारे पास थी कि इब्तदाई तौर पे जिस वक्त ये सानिया रोनमा हुआ तो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों को उठा के करीबी अस्पतालों की तरफ जाते रहे। बल्कि यहाँ पे करीब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, फ़ारूक हॉस्पिटल, शेख जायद हॉस्पिटल कुछ फासले पे है, जिना हॉस्पिटल, यानी ये वो जो करीब के हॉस्पिटल थे यहाँ पे लोगों ने प्रेफर किया, लोग यहाँ पे ज़ख्मियों को लेके गए। और शायद एक ये बड़ी वजह भी है कि जो मौके पे काफ़ी लोगों को बचाया गया है, यानी लोगों ने जो अपनी मदद आपके तहत एक्टिविटीज़ की इस खौफनाक साने के बाद भी वो काबिल रश्क थी।
जी बिल्कुल, उसमें मेन बात यह है कि जब एसएचओ इकबाल टाउन को कॉल की जाती है, उनसे पूछा जाता है, डीएसपी से पूछा जाता है, तो वो बार बार धमाके की कंफर्मेशन करने की बजाय, क्योंकि सारा मीडिया भी पहुंच चुका था, लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी थी, लेकिन वो बार बार जो है वो सिलेंडर धमाके की बार बार बात कर रहे थे। यानी हमारी सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है कि मुस्तकिल तौर पर वो ये कंफर्म ही नहीं कर पा रहे थे कि एक ब्लास्ट हुआ इतने हाई लेवल का, जिसके अंदर 60 से 70 अफराद जो है वो जहाँ हो चुके हैं, 200 से 250 अफराद जो है मुकम्मल तौर पर वो जख्मी हो चुके हैं। उसके बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी मुकम्मल तौर पर, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रिक्शा, मोटरसाइकिल, चिंची जो भी उनको अवेलेबल हो रहा था उसके जरिए उन्होंने यहाँ से लोगों को डाला और करीबी जितने भी हॉस्पिटल थे वहाँ पर लेकर गए। उसकी वजह एक और ये भी थी कि यहाँ पर आप ये देखिए कि इतना सॉफ्ट टारगेट है कि यहाँ पर जितने भी जंगले हैं मुकम्मल तौर पर टूटे हुए हैं। पार्क जो है 5 इसके गेट है शिराज, तकरीबन 2 से सवा 2 किलोमीटर इसका रकबा है। बिल्कुल लाहौर के मेन पार्क में मैं दोबारा अब्बास आपके बताता हूँ। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल ने। बहुत शुक्रिया वलीद। मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने भी जख्मियों की इयादत की। इसके साथ साथ जो उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब शहबाज शरीफ आए। 3 रोज़ा ऑफिशियल शोक का अनाउंसमेंट पंजाब में किया गया है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में भी एक दिन के शोक का ऐलान किया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देखती है, क्योंकि केपीके में आप लोगों की हुकूमत है और केपीके सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव प्रोविंस था टेररिज्म से, और अब ये वेव वहाँ से निकल के पंजाब में ख़ास तौर पे आ गई है। और एपीएस के बाद जिस तरह लाहौर में गुलशन इकबाल पार्क में मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि जो टेररिस्ट हैं अब वो सॉफ्ट टारगेट्स पे ज़्यादा अटैक करेंगे ताकि आम लोगों को निशाना बनाया जा सके और लोगों की जानो माल से खेला जा सके। वलीद जी, तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देखती है जी? उसको इसी तरह देखती है जिस तरह कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी देखता होगा इसको, जिस तरह कोई भी एक इंसान देखता होगा। जिस तरह ये उसी तरह जिस तरह लाहौर में जिस तरह 2 साल पहले तकरीबन वाघा बॉर्डर पे ही हुआ, उसके बाद 1 महीने बाद ये एपीएस का हुआ, उस तरह उसके बाद अभी हाल ही में 4सदा में वो बाचा खान यूनिवर्सिटी थी। तो कल शाम जब इस तरह एक और वाक़या पेश आता है, तो इसी तरह जिस तरह लोगों का खून बह रहा था, हमारे आंसू उसी तरह बह रहे थे। हम उतने ही पाकिस्तानी हैं, और ये कोई किसी एक मसलक या किसी एक अपना कौमियत या इसके ख़िलाफ़ हमला नहीं, ये पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ हमला है। हमारे दीन ने भी हमको यही तालीम दी है। और मैं थोड़ा सा इसमें अगर आपके और आपके नाजरीन के हवाले से कुछ मज़ीद रोशनी डालने की कोशिश करूँ। मसला अभी बहुत सी बातें हो रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, लैप्सेस के हवाले से, इंटेलिजेंस के, अलर्ट के, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने भी गिरबान में झांक के अपनी पॉलिसीज़ को भी देखने की ज़रूरत है, जो कि पिछले 10, 20, 25, 30 साल में जो रही, ख़ासकर जनरल ज़िया के ज़माने से जो जब अफ़गान वॉर का सिलसिला आया, कि एक जो नफ़रत की एक पॉलिसी जिसके ऊपर हमारे जो थे प्रायोरिटीज़, जो हमारी तरजीहात बेस्ड रहीं, उसके नतीजे में जब ये इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का नैरेटिव कहीं भी आ जाता है, तो उसके फिर नताइज कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। यानी कि अगर आप अपने घर में इस तरह नफरत या कुछ सांप पालने शुरू कर दें, तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, पुलिस की खास तौर पे जो बहुत ह्यूज क्लेम्स करते हैं कि सिक्योरिटी फूल प्रूफ बना ली गई है और बिल्कुल आखिरी कील ठोंका जा रहा है दहशतगर्दों की कमर में, और ये सारे जो बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं वो इस तरह के वाक़यात के बाद बिल्कुल खुलकर सामने आ जाते हैं। लगता नहीं है कि वाकई ये रियलिटी है। जब कोई भी टेररिस्ट किसी भी वक्त जहाँ पे वो जिस तरह चाहे दाखिल होता है, आता है और धमाका कर देता है और मासूम लोग उसका टारगेट बन रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इसमें बेहतरी की ज़रूरत है और जो दावे किए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है? जी, यकीनन इसमें बेहतरी की तो ज़रूरत है, और जिस तरह हमारे वसाइल और जिस तरह हमारी तरजीहात इस्तेमाल हो रही हैं इस वक्त, ये एक अव्वलीन देखें, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान यह था कि एक रियासती निज़ाम का, एक रियासत का, एक हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा ये है कि वो अपने शहरियों की जानो हिमाल की हिफाजत करे। अब ये जो शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, ये दूसरे मुल्कों का भी जो तजर्बा रहा है, और अब हम भी 2-2.5 दहाइयों से या 2 दहाइयों से अब इसमें फंसे हुए हैं इस दलदल के अंदर। ये एक बड़ी तवील जंग होती है, और इसके मैं आपको अर्ज़ कर दूं, इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक एंटी इंसर्जेंसी जो कि अपना नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़रब अज़्म में हो रहा है, दूसरा इसका एलिमेंट होता है काउंटर टेररिज्म। और काउंटर टेररिज्म के अंदर जो है, देखें इस तरह ये जब हुकूमत, कोई भी सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, जब कहती है कि जी हम एक जगह, एक चप्पे को नहीं इस तरह से गार्ड कर सकते, इतने वसाइल किसी भी हुकूमत के पास। अच्छा वलीद, ये बात भी बताइए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि एक आला सतह इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में भी
क्रैक डाउन किया जाए जो कालादम तंजीमों के खिलाफ है। पंजाब के एक सीनियर मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम आते रहे हैं कि कालादम तंजीमों से उनका बहुत लिंक है और वो कालादम तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, जिसकी बेस पे कालादम तंजीमें एक स्पेसिफिक एरिया में इलेक्शन के लिए उन्हें सपोर्ट करती हैं। और उसी वज़ीर मौसूफ को ये भी समझा जा रहा था कि जो ख़ास तौर पर सदरन पंजाब में ऑपरेशन है वो उसमें एक रुकावट है। मगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद अब सदरन पंजाब में ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है, यानी बाकायदा तौर पर ये ऑपरेशन वहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें कुछ इलाकों में क्रैकडाउन भी शुरू हो गया। तो ये जो ऑपरेशन सदरन पंजाब में किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देखती है? देखें जी, कोई भी ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान के शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के सिस्टम को इम्प्रूव करे और इस नफ़रत के नैरेटिव से हमको आज़ाद करवाए, हम उसको वेलकम करते हैं जी। और ये बिल्कुल आप जा फरमा रहे हैं, दलाइल हमें भी, अखबार हम भी पढ़ते हैं, हम भी टेलीविज़न देखते हैं, ये जो बातें सामने आती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड, एक तो मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, एक तो इनके पॉलिटिकल वालिद तो जनरल ज़ियाउल हक़ हैं जो इस वक्त हमारे पे हुक्मरान हैं, और दूसरे ये पॉलिटिकल जो अपनी शॉर्टकट्स और कॉम्प्रोमाइज़ अददी अक्सरियत बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान के अवाम, उसके शहरियों, उसके मासूम शहरियों, उसकी कीमत उसके मासूम शहरियों की जाने हों, तो मैं तो समझता हूं अगर हम एक बतौर एक सियासी जमात हों तो हम तो कभी भी इस तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जिसमें एक पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल को इस तरह से ख़तरा हो और उनकी जो है जाने रिस्क पे हो या दाव पे लगे। और ये अगर ऐसा क्रैकडाउन हो रहा है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई इसको। अच्छा वली साहब हमारे साथ यहाँ पे लगेगा, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इस वक्त फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है रेजिडेंट एडिटर डॉन लाहौर अशर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया अशर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक जनरल स्पीच की, कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई नया ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा टेररिस्ट के खिलाफ, खास तौर पे सानिया लाहौर के बाद, मगर एक जनरल स्पीच थी, कहा गया मोराल बुलंद है, शहीदों के खून के आखिरी कतरे का हिसाब लेंगे और इस तरह की कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं थी। तो आप किस तरह देखते हैं इस स्पीच को इन सानियात के तनाजुर में? मैं तो कोई एक्सपेक्ट उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब से इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि हम पहले भी देखते रहे हैं कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं एक रस्मी सी एक तकरीर आगे की जाती है और उसके बाद कुछ, वैसे भी तकरीर से ज्यादा कुछ एक्शन की जरूरत है और बार बार जो लफ्ज ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजाहत की जरूरत है कि उस ऑपरेशन से आपका मकसद क्या है, उस ऑपरेशन से आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उन्होंने आज जो सुबह भी बयान दिया था उसमें भी यही था कि हम बॉर्डर एरियाज में कुछ हमको चाहिए कि हम कुछ ज्यादा उस तहकीक करें, देखेंगे क्या हो रहा है। उससे भी अभी भी ये लग रहा है उस टोन से कि कहीं कोई अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है और दूसरे जो हमारे जो हुक्मरान है उनका ये ख्याल है कि कोई चीज बाहर से आ रही है। जब तक ये एहसास नहीं पैदा होगा कि ये हमारे अंदर से है ये बीमारी और इसको हमने हल करना है और उसके साथ कोई एक ऐसी नारों के अलावा कोई ऐसा एक लाएमल तरतीब दिया जाएगा, उससे पहले उसके बगैर तो लोगों में आप एतमाद बहाल नहीं कर सकते। और बल्कि अगर आप उसकी तकरीरें करेंगे तो आपको जरूर ऐसा ये तासुर आप छोड़ेंगे कि जिससे लोगों को लगेगा कि आप कुछ भी आगे नहीं जा रहे हैं, और यही मेरे ख्याल आज की तकरीर के बाद भी हुआ है। ठीक, अशर साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद जैसे टाइटन शहर में जिसका सिक्योरिटी कंट्रोल रेंजर्स के पास है, वहाँ पे जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे वो एंटर हो गए और फिर वहाँ पे वो बैठे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल इस्लामाबाद के तनाजुर में, लाहौर में जिसमें 69 शहरियों को निशाना बनाया गया, तो इन दोनों इंसिडेंट्स को आप लिंक करके आप समझते हैं कि जो एक कहा जा रहा है कि फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है, वाकई ये बात है? फॉरेन हैंड तो यार हमेशा आपके लिए कन्वीनियंट एक होता है ना एनालिसिस करना कि फॉरेन हैंड है, और ये भी आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो जो दूसरे लोग हैं वो अपनी कोई सियासत जो है वो करते नहीं है। करते जाहिर है, वो हर बंदा अपनी सियासत यहाँ पे कर रहा है, हर बंदा अपना खेल यहाँ पे खेल रहा है, लेकिन आपके अवामिल जो हैं वो जो आपके मुल्क में ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिसको यूज़ किया जाता है। मुझे ये लगता है कि बहुत ही इत्मीनान से लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो गए और उसमें मुझे ये लगता है कि शायद अगर या तो हुकूमत जो है बिल्कुल ही उससे बेखबर थी, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये इनके जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं इन जमातों में जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके थ्रू शायद ये कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर में जब जोरदार वहाँ पे हल्ला चलता है
जो वो आखिरी हल्ला होता है, उस वक्त की जो इनके अपने कॉन्टेक्ट होते हैं वो शायद वो ये कह रहे थे कि हमसे ये हमारे कंट्रोल से इस वक्त बाहर हो गए, और शायद मजहबी क़यादत जो है मुकम्मल तौर पे, चाहे वो कोई भी मजहबी जमातें हो, उनके अंदर ये एहसास शदीद है कि उनको वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं और उनको असर्ट करने की जरूरत, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो की जमात इस्लाम हो, चाहे ये दीगर सुन्नी है, तो इनको लग रहा है कि इनको असर्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए। और हुकूमत, मेरा ये ख्याल है, अभी तक की कोशिश कर रही है कि जो इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इनके अपने लोग हैं इन जमातों में, जिनसे इनका PMLN से पुराना ताल्लुक है, उसके तहत इनको कंट्रोल किया जाए। और जब वो कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इन्होंने फौज को कहा। उससे भी तासुर ये उभरा कि आप पूरी तरह मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं थे, ना उस चीज़ के लिए आप तैयार हैं, ना आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि ये सब चीज़ें आपके ये जो टेररिज्म है ये अंदर से है, तो मामला तो फिर ख़राब है ना भाई। ठीक, अशर साहब, ये इसी के तनाजुर में चूंकि गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं, और कहा यह जा रहा है कि PMLN का थोड़ा सा कुछ इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट जमातों की तरफ पोलाइट इनका एटीट्यूड है, जिस तरह हम बात करते हैं कि इनके एक पंजाब के मिनिस्टर के ऊपर तो बाकायदा तौर पे ये एलिगेशंस भी लगते हैं। अब चूँकि आर्मी ने भी और जो एक इजलास हुआ और गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया कि ख़ास तौर पे सदर्न पंजाब में ये जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, जिनमें कुछ क्रैकडाउन स्टार्ट भी हो गए हैं, तो इस ऑपरेशन को आप समझते हैं कि ये ऑपरेशन सही टाइम पे किया जा रहा है, या हम लेट हो गए हैं जिसकी वजह से इन जमातों को वहाँ पे फलने फूलने का मौका मिला और इस तरह के सानियात हमें जो है बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं? शिराज, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ऑपरेशन का आपका मतलब क्या है? ऑपरेशन अगर आपसे मुराद ये कि आप क्राइम कंट्रोल करेंगे, जो कि आपकी पहले ही जिम्मेदारी है, ये तो इसका मतलब ये तो नहीं है। ऑपरेशन का जो मैं समझता हूँ, जिसके बारे में बार बार लोग बयानात भी देते हैं, उसका मुराद ये होती है कि अगर कोई खास ग्रुप जो अब तक इम्यून समझे जा रहे थे, या जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ऊपर हैं उस सारे एक्शन से, वो उससे मावरा हैं उस सारे एक्शन से जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, अगर उनको भी आप टारगेट करेंगे, अगर उसका ना आप ऑपरेशन ले रहे हैं, तो वो तो फिर एक अजीब सी बात है कि आप, वो तो मेरे ख्याल कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमेशा एक्सेप्शंस होंगी। कुछ लोगों को आप टारगेट करेंगे, कुछ लोगों को आप अभी भी टारगेट नहीं करेंगे। दूसरी बात जो सदन, आखिर में मुझे सर एक जी सदर्न पंजाब की वजह से सिर्फ आखिर में एक और चीज भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे भी अमल दरामद किया गया? नेशनल एक्शन प्लान का जो है ना कि सदर्न पंजाब और ये एक सदर्न पंजाब या सेंट्रल पंजाब, ये उसका मामलात नहीं है। और मेरी जहाँ तक इत्तलात हैं, जो हमारे कुछ रिपोर्ट्स है, उसमें ये ना सिर्फ सदर्न पंजाब में की जाएंगी, तो और जगहों पे भी की जाएंगी। और वो जो शायद एक इशारा है कि वो शायद मुजफ्फरगढ़ से था वो लड़का, जिसने, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। तो आप सिर्फ उसको महदूद करने के लिए सदर्न पंजाब को ना कहें, ये पूरे पंजाब में ही अगर कुछ होना है तो होना है, फैसलाबाद में भी होना है, लाहौर में भी होना है, हमारे कई शहर जो हैं वो बारूद पे बैठे हैं। तो ये सिर्फ सदर्न पंजाब की बात है, पूरे पंजाब की बात। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अशर रहमान साहब, रेजिडेंट डॉन लाहौर, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना था कि ऑपरेशन के मानी को क्लियर करने की ज़रूरत है, और ये देखा जाना चाहिए कि ऑपरेशन कहाँ कहाँ किस तरह करना चाहिए, और खाली सदर्न पंजाब तक इस तक महदूद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको पूरे पंजाब और बाकी जगहों तक भी एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि इन नासूरों को रोका जा सके और इनको जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम वलीद इकबाल से बात कर रहे थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया, और उसमें उन्होंने इस अज़म का एक बार फिर इरादा किया है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने आज सुबह जो है वो विज़िट किया था, ज़ख्मियों का इयादत की, और उनका ये कहना था कि ज़ख्मियों के हौसले बहुत बुलंद थे, बल्कि उन्होंने डॉक्टरों को भी खराज तहसीन पेश किया। हमने देखा कि किस तरह इस अलगनाक सानहे के बाद डॉक्टर्स ने, ख़ास तौर पर पैरामेडिक स्टाफ ने किस तरह लोगों की खिदमत की, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की, और इवन हस्पतालों के फ़र्शों पे मरीज़ों को जो है लिटा के वो तिब्बी इमदाद फराम की जा रही थी। लाहौर के शहरियों का जज्बा भी खराज तहसीन के काबिल है। बहुत बड़ी तादाद में जब मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलान किया गया, हस्पतालों में ऐलान किया गया, TV स्क्रीन पे चला कि खून की अशद ज़रूरत है, तो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद खून का अतिया देने पहुँची, बल्कि वज़ीर आला पंजाब ने भी खून का अतिया दिया, जो एक अच्छा
तासुर था। बहरहाल इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पुरअज़म है और इसमें वो वज़ीर आज़म और फ़ौज पाकिस्तान के साथ है। मैं वलीद दोबारा आपके पास आता हूँ। वज़ीर आज़म ने इस समर का इजहार किया एक बार फिर कि दहशतगर्दी के सानिया के बढ़ते हुए सानियत के बाद जो ऑपरेशन ज़रब स्टार्ट किया गया था उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसमें बड़ी कामयाबी मिली है और उनका ये कहना है कि जब तक दहशतगर्दों को ना को चने नहीं चबा देंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस तकरीर पे क्या रद्द-ए-अमल है वलीद? देखिए जी, ये मैं बिल्कुल दोहराऊंगा और ये मैं बात की तायीद करूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल मैं लाहौर के शेख ज़ायद हॉस्पिटल में था, आज दिन में मैं जिना हॉस्पिटल में भी मौजूद था। जिस तरह से लाहौर के शहरियों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, मैंने कतारें देखी हैं लोगों की ये खून देने के लिए जो आते रहे हैं, और डॉक्टरों ने जो दिन रात पिछले 25 घंटे को, कितने सारे डॉक्टर हैं जो सोए नहीं, जो स्टाफ है उनका वो सोया नहीं है, और किस तरह से जो है उन्होंने ये काम किया। और वज़ीर आज़म साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त जो है इसको एक्नॉलेज किया है और ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। और एक और बात ज़रूर है कि ज़्यादा जो सिस्टम वहाँ पे अस्पतालों में था वो इस लेवल का नहीं था कि बहुत से सिविल सोसाइटी के और आम शहरी आके लोगों को पानी और जूसेस और खाने का, आज दोपहर भी वो कल शाम तो चले एकदम हुआ था ये और इमरजेंसी थी, लेकिन अभी आज तक भी वहाँ पे जो सहूलियात बहुत सी थी वो सिविल सोसाइटी और अपना आके दे रही थी। हमारा जो सरकारी हुकूमती निज़ाम है इस तरह अस्पतालों का, वो हमारी तरजीहात के उस लेवल पे नहीं है जहां उसको होना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर दोनों बरादरान को, जो वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आला हैं, उनको गौर करना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी पड़ सकती है बाद में, ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, ये सेहत और ये तालीम और इस तरह के मौक़ों में पता लगता है कि कितनी इसमें गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की और इसको किस तरह की तरजीह की ज़रूरत है। और उसके अलावा ये जो अज़म का इजहार किया है वज़ीर आज़म साहब ने, ये तो बहुत बार हो चुका है। और ये जो बात है, मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में कह रहा था कि जो हमारी काउंटर इंसर्जेंसी की कार्रवाई चल रही है नॉर्थ वजीरिस्तान में और उधर कबायली इलाकों में, वो खासी मौसर है। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होता है एक शिदत पसंदी से डील करने का, जिसको काउंटर टेररिज्म कहा जाता है, उसमें अभी तक बहुत सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी जो 25 नुकात थे उनमें से अब 2-4 के ऊपर अमल हुआ है, 18-19 के ऊपर तो अमल ही ठीक तरह से भी नहीं हुआ। तो एजेंसीज के अंदर कोऑर्डिनेशन और इदारों का आपस में हम आहंग होकर काम करना और सबका एक पेज पे होना, वो अभी भी इस तरह के वाक़यात से नज़र आता है। क्योंकि देखें, कोई भी हुकूमत कितनी भी डेवलप्ड हो, वो हर जगह को, हर चप्पे को गार्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे इंटेलिजेंस की जो है मौसर होना, उसकी शेयरिंग, उसकी कोऑर्डिनेशन, उस पर अमल दरामद, जिसका आपने भी निशानदेही की कि नहीं अलर्ट आया हुआ था, उसका ना होना, ये शो करता है कि इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। और जिस तरह का वज़ीर आज़म साहब ने अज़म का इजहार किया, उन्होंने बातें जनरल की हैं कि जी मैंने हुक्म जारी कर दिया, अब किसी जगह पर इनको नहीं छोड़ना, इनके सरपरस्तों को नहीं छोड़ना। आप ये फरमा रहे हैं कि अब क्रैकडाउन्स हो रहे हैं उन जगहों पर जहाँ पे इनके सियासी इत्तेहादी भी मौजूद हैं, जो पंजाब हुकूमत है इस वक्त उनके। तो लेट्स सी, अब आने वाला वक्त बताएगा। ये तो तकरीर करना तो आसान होता है, अमल करना मुश्किल होता है। और हम देख रहे हैं इसको, हम वॉच कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अब्बास दोबारा ज़रा आपकी तरफ आता हूँ। अब इस सारे एरिया को काउंटर कर लिया गया है, यहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। अगर हम तफ्तीश की जाएँ तो जिस तरह मैंने पहले ये बात की थी कि कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिले, जो यूसुफ का कहा जा रहा था, मालूम हुआ कि वो अपने 3 साथियों के साथ यहाँ पे आया था और 2 उनमें से जो है यूसुफ और एक और साथी उसका, वो दोनों इस वाक़े में चल बसे, जबकि एक जो ज़ख्मी गफ़ार है शायद उसने अस्पताल में बयान दिया है कि ये सारी सूरत हाल है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस हमें नज़र आ रहा है, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन नज़र आ रहा है, एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए गए हैं। और दूसरी जानिब अगर हम जाएँ तो जो एक कालदम तंजीम थी, उसने ना सिर्फ अपने उस खुदकुश हमला आवर की तस्वीर जारी कर दी है, बल्कि दावा ये किया कि बहुत जल्द उसकी वीडियो भी हम लोग जारी करेंगे, जो साबित कर रही है कि लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे बहुत बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क और जो प्रॉपर क्रैकडाउन है वो ना होने के बराबर है, जिसके बायस अंदर दाखिल हो सके टेररिस्ट और इस तरह इस पब्लिक प्लेस पे आके उन्होंने इन मासूम लोगों को निशाना बनाया। तो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो उससे हमें थोड़ा सा आगे कीजिएगा कि वो कहाँ तक पहुँची है, खाका भी इशू किया गया, तो रियलिटीज़ क्या है उसकी? शिराज, मेन बात तो ये है कि पंजाब पुलिस जिस पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कल देखने में मेन बात ये आई है कि पाक फौज को बुलाना पड़ा, उसने कॉर्डन ऑफ किया तमाम इलाके को,
सर्च ऑपरेशन किया गया मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे उनकी जो गाड़ियाँ थी वो लाई, पाक फ़ौज की एक भारी नफरी जो है वो फ़ौरन यहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने पूरे मुकम्मल तौर पे जितना भी ये पार्क है उसका सर्च ऑपरेशन किया, और वो जो पंजाब पुलिस जिसके हवाले से हमेशा बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं कि ये तमाम तरह के काम में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करती है, वो कल बेबस नज़र आ रही थी। उसके बाद जो है आज जो है जो अहम डेवलपमेंट हुई है, जो एक बैन तंजीम की जानिब से एक तस्वीर शाया की गई है जिसमें कहा गया है कि ये जो हमारा बंदा है जिसने ये ब्लास्ट किया है और ईस्टर के मौके पर ये ब्लास्ट किया गया है उसके हवाले से, तो जो कल शनाख्ती कार्ड जो मिला था उसके हवाले से कल भी क्या सराहियाँ पाई जा रही थी, जो आज सही साबित हुई हैं कि वो जो शख्स है वो यहाँ पर खुद सैर सपाटे के लिए अपने दोस्तों के साथ आया था। 3 दोस्त थे ये, जिनमें से एक वो भी था, और वो क्योंकि शहीद हो गया अपने एक दोस्त के साथ। जो तीसरा बंदा है वो जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिसकी टांग जो है वो फ्रैक्चर है, और उसके बाद जो है उसी ने ये बयान दिया है कि हम 3 दोस्त आए थे, इसका टेररिज्म से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जबकि अगर आप दीगर ओवरऑल सूरत हाल देखें मुकम्मल तौर पर, तो इकबाल टाउन में पहले भी 2 ब्लास्ट हो चुके हैं, दुबई चौक पे 2 ब्लास्ट बिल्कुल हुए थे। ये जो इकबाल टाउन का मेन गुलशन इकबाल पार्क है, इससे हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पे मेन दुबई चौक इलामा इकबाल मून मार्केट कहलाता है। 2 दफ़ा ये एरिया इससे पहले जो है वो खुद कुछ हमलों का शिकार हो चुका। एक दफ़ा इसकी मार्केट में 2 धमाके हुए थे जिसमें काफ़ी मासूम जाने गई थी, और एक दफ़ा 13 अगस्त की रात को पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने जो पुलिस की नफरी सिक्योरिटी पे मामूर थी उसको खुद कुछ हमलावर ने टारगेट बनाया था। तो ये एरिया ऐसा है, और अगर हम इसके सारा, मैंने कुछ गुलशन इकबाल पार्क को आने से पहले विजिट किया तो कई जगहों पे जिस तरह आवाज़ ने बताया इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, इसके जो जंगले हैं वो टूटे हुए हैं, और यहाँ पे किसी भी शख्स के लिए आना जो था वो बहुत आसान था, बहुत आसानी से आ सकता था। बहरहाल अभी मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो मासूम लोग जिनकी जानें गई, वो मासूम लोग जिनके प्यारे ज़ख्मी हुए, उनकी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है वो लोगों ने एक शदीद वहशत का आलम था जिससे ये धमाका हुआ। बहरहाल ये वो सारी रियलिटीज़ थी जिनको हमने फेस किया, और APS के बाद इस सानिए ने एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को हिला के रख दिया। मगर लाहौरियों के जज्बों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इसके बावजूद भी जिनका मोराल बंद है, और ख़ास तौर पे उन लोगों का जिन्होंने अपने प्यारों को इस सानियात में खोया है, मगर इसके बावजूद उनके अज़म और हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। मैं वलीद इकबाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ब्रिगेडियर नज़ीर का भी जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर रहे, हमें अपनी आरा से आगाह किया। और आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि हम आपको बता सकें किस तरह हालात हैं। बहरहाल पूरी पाकिस्तानी कौम इस सानिए में उन शहदा के साथ है, उनके लवाहिकीन के साथ है, और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लैक कर रही है हमारी इन्वेस्टिगेशन, जो लैक कर रही है हमारी इंटेलिजेंस, उस पर बहुत सीरियसली गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी स्पीच में बड़े बुलंदोबांग दावा किए, जनरल स्पीच थी। बहरहाल इसके बावजूद भी दहशतगर्दी के इस मामले पे तमाम जमातें मुत्तहिद हैं, यकज़बान होके मुत्तहिद होके इसके ख़िलाफ़ हैं, और उम्मीद ये की जाती है कि कोई मरबूत निज़ाम एक बार फिर बनाया जाएगा। नेक्टा जैसे इदारे जिनको फ़ाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहा यह जा रहा था कि अगर वो इदारा फ़ाल होता तो शायद आज इस तरह की सूरत हाल ना होती जहाँ तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ एक दूसरे से तमाम मालूमात शेयर करती। बहरहाल इसको बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा, देखते रहिए डॉन न्यूज़।